हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम विकास और सीखने में गहरे संबंध का हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जो नैतिक विकास में रुचि रखते थे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्रभावित होकर कोलबर्ग ने प्रस्तावित किया कि बच्चे और वयस्क नैतिक दुविधाओं के बारे में सोचने के तरीके में व्यवस्थित चरणों से गुजरते हैं। जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है और जैसे-जैसे बच्चे विकास की अवस्थाओं से गुजरते हैं, वह नैतिक दुविधा और नैतिक तर्क से होकर गुजरते हैं। उनका मानना था कि नैतिक विकास से केवल नियमों सीखने से नहीं होता, यानी जो नैतिक विकास होता है बच्चों का, वह नैतिक नियमों को समझाने से केवल नहीं होता है, उनका व्यवहारिक ज्ञान होना भी जरूरी है, बल्कि सही और गलत के बारे में अपनी समझ विकसित करने से होता है। बच्चे का यदि व्यवहारिक ज्ञान अच्छा होगा और बच्चे के नैतिक विकास भी व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होगा, तो वह विकास की समझ को और अच्छे से समझ पाएंगे और नैतिक दुविधा जैसी समस्याओं से निकल पाएंगे। कोलबर्ग ने अपने शोध के लिए हाइजेन दुविधा जैसी नैतिक दुविधाओं का उपयोग किया। उन्होंने एक हाइंज दुविधा की बच्चों को स्टोरी सुनाई, और यह जो प्रयोग था केवल लड़कों पर किया गया, लड़कियों पर इस पर प्रयोग नहीं किया, क्योंकि लड़कों की नैतिक जो दुविधा रहती है और लड़कियों की जो नैतिक दुविधा रहती है, उनको हल करने में थोड़ा सा अंतर होता है। उन्होंने लोगों को यह बताने के लिए कहा कि चरित्र को क्या करना चाहिए, यानी इंसान का जो चरित्र होता है उसे क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। उनके उत्तरों के आधार पर उन्होंने नैतिक तर्क के 3 स्तरों और प्रत्येक स्तर के भीतर 2 चरणों को बताया है। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 सिद्धांत बताए हैं, और 3 सिद्धांत में 2-2 सिद्धांत यानी 2 उप सिद्धांत भी हैं। टोटल 6 सिद्धांत हैं। मुख्य अवधारणाएं देखिए क्या है। नैतिक दुविधाएं, मोरल डिलेमास, काल्पनिक कहानियां जो 2 या 2 से अधिक नैतिक मूल्यों या सिद्धांतों के बीच संघर्ष प्रस्तुत करती हैं। जब उन्हें हाइंज की स्टोरी सुनाई या हाइंज से अलग प्रकार की स्टोरी सुनाई, तो उसमें 2 या 2 से अधिक नैतिक मूल्य के सिद्धांत शामिल थे कि क्या किया जाए कि आप उस समस्या को हल कर सके, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी एकत्र की। नैतिक तर्क, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति यह निर्धारित करता है कि किसी विशेष स्थिति में क्या सही क्या गलत है। कोलबर्ग के लिए क्यों का तर्क क्या के निर्णय से अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे आपने बच्चे को कोई स्टोरी सुनाई या बच्चे को कोई नैतिक दुविधा दी, तो जो नैतिक दुविधा है वह सही है क्या गलत है, इसके बारे में बच्चों से उनने आंसर को पूछा। अब देखिए, नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण होते हैं। 3 लेवल्स एंड 6 स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 मुख्य स्तरों में विभाजित किया है, जिनमें से प्रत्येक 2 चरण में शामिल हैं, यानी प्रत्येक के 2 चरण हैं। पहला चरण है पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। दोस्तों, यह एक बात आप याद रखिएगा कि हिंदी में इनके नाम बदलते रहते हैं, पर इंग्लिश में इनके नाम नहीं बदलते हैं, तो हमेशा आप कोशिश करिएगा कि आप इनका नाम इंग्लिश में याद रखें। तो पूर्व पारंपरिक स्तर को प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। यह स्तर मुख्य रूप से नियमों का पालन करने और परिणाम यानी पुरस्कार या दंड से बचने पर केंद्रित है। यह बाल अवस्था में आम है, लेकिन कुछ वयस्क भी इस स्तर पर रह सकते हैं। देखिए, बच्चे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह नियम यह बताता है कि उनको पुरस्कार मिलेगा या दंड मिलेगा। यदि वह किसी चीज को इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको दंड मिलेगा, और किसी चीज को वह इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पुरस्कार मिलेगा, और यह जो नियम है यह बाल्य अवस्था में आम है, लेकिन कुछ वयस्क जो इस विकास से होकर गुजरते हैं, वो भी इसमें शामिल हो पाते हैं। इसका कारण है कि उनका नैतिक विकास या उनके विकास थोड़ा सा पीछे रह गया है। इसका पहला चरण क्या है? आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखीकरण, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। तर्क केवल दंड से बचने, प्राधिकरण के प्रति आज्ञाकारी होने के नियमों का पालन करता है। यही
सही या गलत का निर्णय परिणामों पर आधारित होता है। यानी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा उसके आधार पर सही और आप गलत का निर्णय करते हैं। साथ ही आपको दंड मिलेगा या पुरस्कार मिलेगा उसके बेस पर आप सही और गलत बोलते हैं। उदाहरण क्या है? मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुझे जेल हो जाएगी, या मुझे अपनी माँ का कहना मानना चाहिए वरना वह मुझे दंड देंगी। जैसे उदाहरण है, यदि आप चोरी करते हैं तो आपको जेल हो जाएगी, तो ये सही है या गलत है, इस चीज पर यह बहुत अधिक केंद्रित होता है। यदि जेल जाएंगे तो यह बात गलत होगी, समाज में आपका नाम भी खराब होगा और बहुत सारे लोग आपसे बात भी नहीं करेंगे क्योंकि आप जेल चले गए हैं। ये हमारे जनरली बात होती है हमारे समाज में। लेकिन माँ का कहना यदि हम नहीं मानेंगे तो माँ हमें दंड देगी। तो यह परिणाम और रिजल्ट पर आधारित चीजें हैं। अब चरण दूसरा देखिए, एक ही में 2 चरण है। व्यक्तिगत हित उन्मुखीकरण, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। तर्क क्या कहता है? व्यक्ति नियमों का पालन करता है यदि इससे उसे सीधे लाभ होता है। जैसे यदि आप किसी बच्चे को टॉफी देंगे तो बदले में वह आपको टॉफी देगा, और यदि आप बच्चे को टॉफी नहीं देंगे तो बदले में वह आपको टॉफी नहीं देगा। तो यह क्या सीधा लाभ है। मेरे लिए क्या है कि सोच प्रमुख होती है। यह तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा, यह मानसिकता होती है। जैसे टॉफी वाली मानसिकता मैंने आपको बताई। उदाहरण के लिए, मुझे दवा चुरानी चाहिए ताकि मेरी पत्नी जीवित रहे और मैं खुश रह सकूं, या मैं यह काम करूंगा यदि मुझे इसके बदले कुछ मिले। यही यदि आप बच्चे को टॉफी देंगे तो जब वह टॉफी लाएगा तो बदले में आपको टॉफी देगा, और यदि आप बच्चे को टॉफी नहीं देंगे तो अगली बार वह भी आपको टॉफी नहीं देगा, वह क्या करेगा? मना कर देगा। अब है पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। याद रखिएगा, इसे इंग्लिश में याद रखिएगा क्योंकि यह बहुत जरूरी चीजों में से एक है। इस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं मानदंडों के अनुरूप होता है। अच्छा बनना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अधिकांश किशोर और वयस्क इस स्तर पर कार्य करते हैं। देखिए, इसमें सामाजिक जो नियम कानून होते हैं उनके अनुरूप आप चलते हैं, और अच्छा बनना और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना इसका महत्वपूर्ण नियम होता है। अधिकांश किशोर होते हैं जो किशोरावस्था में आते हैं, या जो कुछ वयस्क होते हैं वह इस अवस्था में काम करते हैं। चरण तीसरा क्या है? अच्छे अंतर संबंधों का उन्मुखीकरण, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय और गुड गर्ल इसका प्रमुख है। यह बात आप याद रखिएगा। तर्क क्या है? व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने और अस्वीकृति से बचने के लिए कार्य करता है। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनना चाहता है और दूसरों को खुश करना चाहता है। इसमें गुड बॉय और गुड गर्ल शामिल है। जैसे यदि आप अपने घर का काम करेंगे या आप किसी की मदद करेंगे तो आप अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहलाएंगे। लेकिन यदि किसी ने आपसे मदद मांगी और आपने उसकी मदद नहीं की तो आप बुरा लड़का और बुरी लड़की कहलाएंगे। यह इसका प्रमुख उदाहरणों में से एक है। मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी क्या सोचेगी, मैं एक अपराधी हूँ, या मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए ताकि मुझे वह पसंद कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि आप लोगों की मदद करेंगे तो आप अच्छा लड़का और अच्छी लड़की कहलाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति गिर जाता है या किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, आप उसको उठाने में मदद करते हैं, उसकी गाड़ी को उठाने में मदद करते हैं और थोड़ी आप उसको अस्पताल ले जाते हैं, तो समाज में क्या होगा? आप अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बन जाएंगे। लेकिन किसी को मदद की आवश्यकता थी, आपने उसकी मदद नहीं की, जबकि वह मदद आसानी से आप कर सकते थे, तो आप इससे क्या होगा? आप बुरे लड़की और बुरी लड़की बन जाएंगे। चौथा चरण क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, लॉ ऑर्डर ओरिएंटेशन। तर्क क्या कहता है? व्यक्ति कानून और व्यवस्था बनाए रखने, कर्तव्य का पालन करने, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करता है। जैसे आपको ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपका चालान कट जाएगा, या आपको जेल भी हो सकती है, या आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। कानून को सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। जेल नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, पर आपका चालान जरूर कट जाएगा, और यदि आप एक्सीडेंट करते हैं नियमों का पालन न करने पर तो आपको जेल हो सकती है। मुझे दवा नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि यह गैर कानूनी है, और अगर हर कोई कानून तोड़ता है तो समाज में अराजकता में चला जाएगा। हमें कानून का पालन करना चाहिए ताकि हर कोई सुरक्षित रह सके। जैसे आपने ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे
तो समाज में अराजकता जाएगी, रोड पर अराजकता जाएगी और आए दिन एक्सीडेंट होंगे और उस एक्सीडेंट से लोगों को गंभीर चोट लग सकती है। लेकिन यदि आप ट्रैफिक नियमों को नहीं मानेंगे तो ये गैर कानूनी भी होता है। लेकिन यदि आप ट्रैफिक नियमों को मानेंगे तो समाज व्यवस्थित रहेगा और ट्रैफिक का नियम भी व्यवस्थित रहेगा और लोगों को चोट भी नहीं लगेगी। तीसरा नियम क्या है? उत्तर पारंपरिक स्तर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। यह स्तर अमूर्त सिद्धांतों, नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है जो व्यक्तिगत लाभ और सामाजिक अपेक्षाओं से परे होते हैं। बहुत कम लोग, यदि कोई हो, तो इस स्तर को पूरी तरह से पहुंच पाते हैं। देखिए, कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो अमूर्त होते हैं, जिन्हें आप केवल अपनी समझ के आधार पर ही हल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें समाज में ऐसी हैं, जब वो चीजें होती हैं तब आप अपना तर्क लगाते हैं कि यह सही है कि गलत है। इसका 5वां चरण क्या है? सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट्स। जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो यह एक तर्क रहेगा कि आप उसकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, आप उसे अस्पताल ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। कुछ लोग अस्पताल नहीं ले जाएंगे जबकि कुछ लोग अस्पताल ले जाएंगे। आप आए दिन यूट्यूब पर, समाचार में या पत्र पत्रिका में ऐसे चीजों को आप पढ़ते रहते होंगे कि कुछ लोगों ने अपने अच्छे तर्क का प्रयोग किया जिससे लोगों की मदद हो गई, लेकिन कुछ लोगों ने अच्छे तर्क का प्रयोग नहीं किया जिससे समस्या और ज्यादा बढ़ गई। तर्क क्या है? व्यक्ति समझता है कि कानून सामाजिक अनुबंध है जो अधिकतम लोगों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। व्यक्ति महसूस करता है कि कुछ कानून अन्यायपूर्ण हो सकते हैं और उन्हें बदला जा सकता है। व्यक्तिगत अधिकारों और मूल्यों का सम्मान महत्वपूर्ण है। देखिए, कई बार कुछ नियम ऐसे होते हैं जो कि गलत होते हैं सभी के लिए, लेकिन आप अपना तर्क प्रस्तुत कर कर उन नियमों को बदल सकते हैं। उदाहरण क्या है? हाइंज को दवा चुरानी चाहिए क्योंकि जीवन का अधिकार संपत्ति के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है। भले ही यह कानूनी रूप से गलत हो, कानून को इस स्थिति में जीवन को प्राथमिकता देनी चाहिए। देखिए, हाइंज जो होता है अपनी वाइफ को बचाने के लिए दवाई को चुराता है। अब आप बहुत सारे लोगों से पूछेंगे कि हाइंज ने जो दवा चुराई है वह जीवन बचाने के लिए सही है या गलत है, तो कुछ लोग कहेंगे यह सही है क्योंकि जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और लेकिन कुछ लोग कहेंगे गलत है क्योंकि चोरी करना गलत बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन सबसे अमूल्य चीज है जिसे बचाना जरूरी होता है। तो इसमें अलग अलग तर्क रहते हैं जिस पर बहुत लोग वाद विवाद भी करते हैं, जो आप समाचार में देखते होंगे। 6वां चरण है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। तर्क क्या है? व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जैसे न्याय, समानता, मानव गरिमा के आधार पर कार्य करता है, भले ही वे कानून और सामाजिक मानदंडों के विपरीत क्यों न हो। व्यक्ति स्वयं के चुने हुए सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। यह सबसे उच्च नैतिक तर्क का स्तर होता है। देखिए, कई बार कुछ ऐसे नियम और कानून होते हैं जिनका तर्क के आधार पर और उच्च नैतिक तर्क के आधार पर खंडन करना पड़ता है क्योंकि वह समाज के लिए जरूरी होता है। उदाहरण क्या है? हाइंज को दवा चुरानी चाहिए क्योंकि जीवन का मूल्य एक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है जो किसी भी कानून और सामाजिक नियम से ऊपर है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। कोलबर्ग ने पाया कि बहुत बहुत कम लोग वास्तव में इस चरण पर कार्य करते हैं। देखिए, कुछ जो ऐसे होते हैं वह उच्च नैतिक स्तर होता है जिस पर पहुंच पाना बहुत सारे लोगों के लिए वो डिफिकल्ट होता है। यहाँ तक कि मैं भी उस सिद्धांत पर नहीं हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो उस सिद्धांत को फॉलो करते हैं और उच्च नैतिकता दिखलाते हैं। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे समाचार पत्रों में, यूट्यूब पर या जो समाचार टीवी पर चलते हैं उस पर वह उच्च नैतिकता की बात करते हैं, जो कि बहुत कम लोग ही आ पाते हैं। अब कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना क्यों की गई? क्योंकि इन्होंने हर प्रकार के समाज पर इस पर प्रयोग नहीं किया, क्योंकि समाज और संस्कृति का अलग अलग महत्व सभी देशों में, और इन्होंने केवल लड़कियों पर ही प्रयोग किया, लड़कों पर प्रयोग नहीं किया। देखिए आगे, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, कल्चरल बाइस। आलोचकों का तर्क है कि कोलबर्ग का सिद्धांत पश्चिमी पुरुष केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है और अन्य संस्कृतियों में नैतिक तर्क को ठीक से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। देखिए, कुछ समाज ऐसे होते हैं जो उच्च नैतिकता को प्रदर्शित करते हैं और कुछ सामाजिक संस्कृति ऐसी होती हैं जो उच्च नैतिकता को प्रदर्शित नहीं करती हैं।
अब है लिंग पूर्वाग्रह। कैरोल गिल्लिगन जैसी शोधकर्ताओं ने तर्क दिया कि कोलबर्ग के मॉडल में पुरुषों के लिए न्याय आधारित तर्क को प्राथमिकता दी गई है, जबकि महिलाओं के लिए देखभाल आधारित तर्क को कम आंका गया है। देखिए, इस सिद्धांत में ऐसा प्रयोग किया गया है कि केवल पुरुषों पर ही प्रयोग किया गया है, महिलाओं पर प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि पुरुष की तर्क करने की क्षमता और महिला के तर्क करने की क्षमता में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है, यह प्रयोग में बताया गया है। पर अब चूंकि एजुकेशन बेहतर होता जा रहा है, तो अब जो लड़कियां हैं वह बेहतर तर्क को प्रदर्शित करती हैं। आज के समय में आप देखते होंगे समाचार पत्रों में, अब नैतिक तर्क बनाम नैतिक व्यवहार। व्यक्ति का नैतिक तर्क का स्तर हमेशा उसके वास्तविक नैतिक व्यवहार से मेल नहीं खाता। देखिए, जो आप सोचते हैं वह आप प्रदर्शन नहीं करते। जैसे आप उच्च नैतिकता अपने माइंड में प्रयोग तो करेंगे, लेकिन वास्तव में आप व्यवहारिक रूप में वह प्रयोग नहीं करेंगे। लोग जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन हमेशा उस पर कार्य नहीं करते हैं। देखिए, क्या सही है क्या गलत है यह सभी लोग जानते हैं, लेकिन लोग डर के कारण या किसी समस्या के कारण उसको व्यवहारिक रूप में प्रदर्शित नहीं करते हैं। अवस्थाएं असतत नहीं। कुछ शोधकर्ता बताते हैं कि लोग इन चरणों के बीच लचीलापन दिखाते हैं और हमेशा एक ही चरण में नहीं रहते हैं। यदि आप बच्चों को ज्यादा बेहतर तरीके से नैतिक व्यवहार सिखाएंगे, तो वह कम उम्र में उच्च नैतिकता प्रदर्शित करेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन यदि आप उनको बेहतर एजुकेशन नहीं देंगे, तो वह वयस्क होने पर भी, उस चरण पर होने पर भी उच्च नैतिकता प्रदर्शित नहीं करेंगे। अब शिक्षा में इसका क्या योगदान है? अब है नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन क्या है? देखिए, कोलबर्ग का सिद्धांत बताता है कि नैतिक शिक्षा केवल नियमों को पढ़ाने से कहीं अधिक है। इसमें छात्रों को नैतिक दुविधाओं पर चर्चा करने, उनके नैतिक तर्क कौशल को विकसित करने के अवसर प्रदान करना शामिल होना चाहिए। देखिए, जब बच्चों को कोई नैतिक दुविधा दी जाती है, तो बच्चे आपस में चर्चा करके इस सिद्धांत को ठीक कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। बच्चों का जो नैतिक व्यवहार है, उसको व्यवहारिक रूप में बच्चों पर अप्लाई करना चाहिए, जिससे वह बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन यदि आप उनको कहानी बताते हैं, तो वह उच्च नैतिकता को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। वह 70%, 50% ही उसको प्रदर्शित कर पाएंगे। लेकिन व्यवहारिक रूप में जब आप उनको बताएंगे, तो वह 100% उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। संज्ञानात्मक संघर्ष को बढ़ावा देना। शिक्षकों को जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए जहां छात्र अपने वर्तमान नैतिक दृष्टिकोण पर सवाल उठाएं और अधिक परिपक्व तर्क को समझ सकें। देखिए, यदि वह बेहतर दृष्टिकोण पर सवाल उठाएं, तो उसके लिए उनको व्यवहारिक रूप पर नैतिक दुविधाएं देनी चाहिए और समाज में जो चीजें हो रही हैं, उन पर भी उनका तर्क वितर्क प्रदर्शित करना चाहिए। उनको ऐसी दुविधाएं देनी चाहिए। सामाजिक पारस्परिक अंतःक्रिया। नैतिक तर्क के विकास के लिए साथियों, वयस्कों के साथ बातचीत और चर्चा महत्वपूर्ण है। यानी बच्चे आपस में अपने दोस्तों के साथ वार्तालाप करें। अब विकास के अनुरूप शिक्षकों को समझना चाहिए कि छात्रों के नैतिक तर्क की क्षमता उनकी विकासात्मक अवस्था पर निर्भर करती है। यानी बच्चे जो विकास की अवस्था में होते हैं, उसके आधार पर ही उनके नैतिक तर्क की क्षमता विकसित होती है। कोलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास के हमारे ज्ञान में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिनसे हमें यह समझने में मदद की जाती है कि लोग कैसे सही और गलत के बारे में अपनी समझ को परिष्कृत करते हैं। यानी लोग अपनी समझ को कैसे सही और गलत को विकसित करते हैं। निश्चित रूप से हमने अभी तक संज्ञानात्मक, सामाजिक अधिगम, मनोसामाजिक और नैतिक विकास के सिद्धांतों पर चर्चा की है। अब हम शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के एक साथ समझते हैं, क्योंकि तीनों प्रकार के विकास एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और मिलकर एक व्यक्ति के समग्र विकास को निर्धारित करते हैं। ये किसी एक विशिष्ट सिद्धांत कार्य पर कार्य नहीं करते हैं, बल्कि विकास के मनोविज्ञान के व्यापक क्षेत्र हैं। तो अगले वीडियो में हम शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मनोसामाजिक विकास और नैतिक विकास के सिद्धांतों को पढ़ेंगे और उनमें एक दूसरे में कैसा संबंध है हम वह पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैंने कैसा पढ़ाया वीडियो में
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैंने अच्छा पढ़ाया या बुरा पढ़ाया, यह आप ज़रूर बताएँ। मैं अपने शिक्षा में और पढ़ाने के तरीकों में और क्या विकास कर सकूँ, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, क्योंकि आप मेरी एक फैमिली की तरह हैं और जब फैमिली मदद करती है, तो बच्चा हो या शिक्षक हो, वह बेहतर प्रदर्शन करता है और अपने में सुधार करता है। नमस्ते दोस्तों।